नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत कविता को समझते हैं। इसका नाम है आई आस्क माई मदर टू सिंग और इससे लिखा है ली यंग ली ने। ये कविता ना बस लफ्ज नहीं है, ये यादों और एहसासों का एक पूरा सफर है। तो तैयार हो जाइए, हम इस सफर पर साथ में चलेंगे। अच्छा, कविता में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या कोई गाना आपको किसी ऐसी जगह की याद दिला सकता है जहां आप कभी गए ही ना हो? अजीब है ना? पर यही सवाल इस पूरी कविता की जान है। तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं इस कविता के अंदर। तो इस कविता को ठीक से फील करने के लिए ना हमें इसके पोएट यानी ली यंग ली को थोड़ा जानना पड़ेगा। देखिए, ली यंग ली एक चाइनीज अमेरिकन कवि हैं। उनका परिवार आम नहीं था। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें चाइना छोड़ना पड़ा। फिर वो इंडोनेशिया गए और आखिर में अमेरिका में बस गए। अब आप सोचिए, इतना बड़ा सफ़र, इतना डिस्प्लेसमेंट, इसका असर तो उनकी लिखाई पर पड़ेगा ही ना। बिल्कुल, उनकी पोएम्स में आपको हमेशा फैमिली, यादें और अपनी ज़मीन से दूर होने का दर्द और खुशी, ये सब एहसास मिलेंगे। ओके, तो कविता शुरू होती है। बिल्कुल सिंपल सी प्यारी सी लाइंस हैं। कवि कहता है कि उसकी माँ गाना शुरू करती है और उनके साथ साथ उनकी नानी भी गाने लगती है। माँ और बेटी दोनों मिलकर गा रही हैं। और पता है कैसे? जैसे वो जवान लड़कियां हों। कितनी खूबसूरत इमेज है ये। दो अलग अलग जनरेशन्स, लेकिन संगीत उन्हें एक कर देता है, उन्हें उनके बचपन में ले जाता है। अब सीन थोड़ा बदलता है। अभी तक सब अच्छा चल रहा था, पर अब स्पीकर अपने पिता को याद करता है। वो कहता है, अगर मेरे पिता जिंदा होते। बस ये एक लाइन, इफ माई फादर वर अलाइव, पूरा मूड बदल देती है ना। अचानक से एक हल्के से दुख का एहसास होता है। हम समझ जाते हैं कि ये जो खुशी का पल है ना, ये अधूरा है। यही वो पहला मोमेंट है जहां हमें लॉस यानी किसी के ना होने की कमी महसूस होती है। तो ये जो गाना गा रहे हैं, ये कोई आम गाना नहीं है। ये असल में एक टाइम मशीन जैसा है। समझिए, एक दरवाज़ा जो एक ऐसी दुनिया में खुलता है जिसे हमारे स्पीकर ने कभी अपनी आंखों से देखा ही नहीं। एक खोई हुई दुनिया। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। यहाँ पर स्पीकर बिल्कुल साफ साफ कहता है, मैं कभी पेकिंग नहीं गया, ना ही समर पैलेस देखा है। ये वो जगह हैं जहाँ उसका परिवार रहता था, उनका वतन। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है। ये जो यादें हैं, ये स्पीकर की पर्सनल मेमोरीज नहीं हैं। वो तो वहाँ था ही नहीं। तो ये क्या है? इसे कहते हैं इनहेरिटेड मेमोरी, मतलब विरासत में मिली यादें। जैसे दौलत मिलती है ना, वैसे ही कहानियों और गानों के जरिए यादें भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को मिलती हैं। और जरा इन लाइंस में डिटेल तो देखिए। ग्रेट स्टोन बोट, क्यूनविंग लेक पर बारिश शुरू हो रही है और लोग यानी पिकनिकर्स बारिश से बचने के लिए घास पर इधर-उधर भाग रहे हैं। वाओ! मतलब आप इन लाइंस को पढ़ते हैं तो आंखों के सामने एक पूरा सीन बन जाता है ना। ऐसा लगता है जैसे स्पीकर खुद वहां खड़ा सब देख रहा है। यही तो है संगीत का जादू। एक गाना आपके दिमाग में एक पूरी फिल्म चला सकता है, भले ही आपने वो जगह कभी देखी ना हो। ओके, अब हम पोम के बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं, उसके दिल में। यहां हमें कविता का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मिलेगा, एक सेंट्रल मेटाफर। और वो मेटाफर है वाटर लिली का, यानी कमल के फूल का। सच कहूं तो यहीं इस कविता की पूरी आत्मा छिपी है। स्पीकर आगे कहता है कि हाँ, इस गाने में थोड़ा दुख है, लेकिन फिर भी मुझे ये सुनना बहुत पसंद है। और ठीक यहीं वो वाटर लिली यानी कमल के फूल की इमेज इंट्रोड्यूस करता है। और ये कोई आम इमेज नहीं है दोस्तों, ये बहुत गहरी है। इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए इस वाटर लिली के साइकिल को समझते हैं। स्टेप 1, कमल के फूल बारिश से भर जाते हैं। सोचिए, ये फूल एक इंसान की तरह है जो दुख, यादें, आंसू सब अपने अंदर जमा कर रहा है। फिर आता है स्टेप 2। जब वो पूरे भर जाते हैं तो वो पलट जाते हैं और सारा पानी वापस पानी में ही गिरा देते हैं। ये है रिलीज, अपने दुख को बाहर निकालना। पर ध्यान दीजिए, वो दुख खत्म नहीं होता, वो बस उस बड़े समंदर का हिस्सा बन जाता है। और फिर स्टेप 3 और 4, फूल वापस सीधा हो जाता है और फिर से बारिश से भरने के लिए तैयार। ये साइकिल कभी रुकता नहीं। ये साइकिल ही तो है उन लोगों की जिंदगी का सच जो अपना घर छोड़कर कहीं और बसते हैं। पुरानी यादों के बोझ और खुशी को साथ लेकर चलना और फिर भी हार ना मानना, आगे बढ़ते रहना। अब हम पोयम के क्लाइमैक्स पर आ रहे हैं, वो पॉइंट जहां सारे इमोशंस मतलब खुशी और गम सब एक साथ आकर मिल जाते हैं। ये इस कविता का इमोशनल कोर है। और फिर अचानक से ये लाइन आती है, दोनों औरतें रोने लगी हैं। एकदम से सब कुछ अजीब लगने लगता है। जो गाना इतना मीठा लग रहा था, एक प्यारी सी याद, अब हमें एहसास होता है कि उसके पीछे कितना दर्द छुपा है। ये आंसू किस लिए हैं? उस घर के लिए जो छूट गया, उस वक्त के लिए जो बीत गया, और हाँ, शायद उस इंसान के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन, और ये लेकिन यहाँ सबसे जरूरी है,
यही इस पोएम की असली ताकत है। देखिए, एक तरफ दुख है, आंसू हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? हिम्मत, रेजिलियंस। क्योंकि रोने के बावजूद दोनों में से कोई भी गाना बंद नहीं करती। समझ रहे हैं आप? उनका गाना अब सिर्फ गाना नहीं है, वो उनकी हिम्मत का सिंबल बन गया है। अपनी कल्चर, अपनी आइडेंटिटी को जिंदा रखने का तरीका, दुख के आगे घुटने ना टेकने की निशानी। तो चलिए एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि इस पूरी कविता से हमने क्या-क्या मेन थीम्स सीखे हैं। तो देखिए, सबसे पहला थीम तो है इनहेरिटेड मेमोरी, विरासत में मिली यादें, जो फैमिली बॉन्ड्स को यानी पारिवारिक रिश्तों को और मजबूत करती हैं। पर इन्हीं यादों से जुड़ा है एक्सपीरियंस ऑफ लॉस, कुछ खो देने का एहसास। और इससे निकलता है हमारा अगला थीम, द कनेक्शन बिटवीन जॉय एंड सॉरो, खुशी और गम का रिश्ता, कि कैसे दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। और इन सबसे लड़ने की हिम्मत कहाँ से आती है? वो आती है रेजिलियंस थ्रू आर्ट से, यानी संगीत जैसी चीज भी आपको जिंदा रहने और लड़ने की ताकत दे सकती है। तो बस इस कविता के जरिए हमने इतना कुछ समझा। अब जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। जरा सोचिए, आपके परिवार का वो कौन सा गाना है या वो कौन सी कहानी है जिसे सुनकर आपको अपने पूरे परिवार की, अपनी विरासत की यादें ताज़ा हो जाती हैं? जरूर सोचिए इस बारे में। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।